चलो जी बच्चों, कैसे हो? मोलरिटी हो गई, नॉर्मलिटी हो गई। और नॉर्मलिटी में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया था। आज और आगे चलेंगे, ठीक है। हल्का सा दोबारा जो मैंने पढ़ाया एक बार हल्का सा उसको रिवाइज कर देता हूं। देखिए, नॉर्मलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी में यूं कहीं होता है, ग्राम इक्विवेलेंट की जगह है मोल आ जाता है, ठीक है। अब बताओ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मैंने निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था? एम बाय ई। ई जानते हो ना, इक्विवेलेंट वेट। अगर वॉल्यूम लीटर की बजाय वॉल्यूम एमएल में आ जाए तो लीटर में बदलने के लिए आप 1000 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। ये फॉर्मूला आपके नॉर्मलिटी का हो गया। सेम ऐसा का ऐसा फॉर्मूला आपके मोलरिटी का है। मोलरिटी का क्या है? एम बाय एम इंटू 1000 अपॉन वी एम एल। कोई दिक्कत है यहां तक? दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, बस एक जगह आपका आता है मोलर मास, एक जगह आता है आपका इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट की जगह अगर अपन कुछ लिखना चाहें तो बताओ, इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या लिखा जा सकता है? मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर, एन फैक्टर या वी फैक्टर। सारा मैंने लिखा रखा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। हल्के में मत ले जाना, 50 बार बता चुका, पक्का क्वेश्चन आता है, आता ही रहेगा। ये चीज तो अपन पढ़ चुके साहब, कोई दिक्कत है इसके अंदर? अब अपन चलते हैं आगे। एक छोटे से क्वेश्चन से अपन शुरुआत करते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ एम। एम जानते हो, मोलर मास। जैसे आपको कह दिया कि भाई साहब इक्विवेलेंट वेट बताओ SO4 -2 का, इक्विवेलेंट वेट बताओ CO3 -2 का, इक्विवेलेंट वेट बताओ जैसे H2 का, इक्विवेलेंट वेट बताओ H2SO4 का, इक्विवेलेंट वेट बताओ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, इक्विवेलेंट वेट बताओ ऑक्सीजन का। और ले लो, तुम भी क्या याद रखोगे? इक्विवेलेंट वेट बताओ Al2SO4 का होल थ्राइस। इन सब का आपको क्या बताना है? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला अपन पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, मोलर मास अपान एक्स फैक्टर। वेरी खतरनाक। अरे यस सर, नो सर, तो आपसे एम के फॉर्म में पूछ रहा है। आप चाहो तो यहां पर पूरे का मोलर मास लिख सकते हो, SO4 का लिख सकते हो। बताया था ना मैंने, मोलर मास सबका जोड़ जोड़ के लिख दो। चलो इसका तो लिख के बता देता हूं। सल्फर का कितना होता है? 32। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 4 का कितना हो जाएगा? 64। अपॉन कितना लिखोगे? अब इसका एक्स फैक्टर बताओ। तो आपको ये ढूंढना है ये है कौन। एक्स फैक्टर के मैंने जितने भी तरीके लिखाए थे उसमें क्या है? ये एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, आयन है, एसिड है, बेस है, कंपाउंड है, या किसी कंपाउंड में एलिमेंट का है, तो ये पूरा का पूरा एक आयन है। और आयन का एक्स फैक्टर क्या बताया था मैंने? उसके ऊपर जो चार्ज होता है, इसके ऊपर कितना चार्ज है? 2, तो आप 2 लिखोगे। अरे यस सर, नो सर, कभी भी एक्स फैक्टर के आगे प्लस माइनस का साइन नहीं लगता। अगर आपने प्लस माइनस का साइन लगा दिया तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज बन जाएगा। लेकिन पेपर वाले ने क्या कहा, मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं, आप तो मुझे एम की फॉर्म में बताओ। तो m/2। इधर इसका क्या लिखोगे? m/ इक्विवेलेंट वेट मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर बताओ 2। इधर बताओ क्या लिखोगे? मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। पहले बताओ कौन है ये? एलिमेंट है, ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल। और किसी भी मॉलिक्यूल का एक्स फैक्टर मैंने क्या बताया था? उस मॉलिक्यूल में एटम की संख्या 2 इंटू एटमिसिटी है ना। एटमिसिटी क्या होती है? किसी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी कंपाउंड के अंदर एटम की संख्या अपॉन इसकी इंटू इसकी वैलेंसी। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है।
अरे सर नो सर, मान लेते हैं, या अब आपका मैंने H2SO4 पूछा, इक्वलेंट वेट बराबर क्या लिखोगे, मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। तो पहचानो कौन है ये एसिड। किसी भी एसिड का एक्स फैक्टर क्या होता है, दिया गया H या लिया गया OH। तो ये तो H देने वाला है ना, क्योंकि इसके पास H प्लस है। तो कितना होगा बताओ, 2। ये बेस है, और किसी भी बेस का मोलर जो एक्स फैक्टर होता है, कितने OH दे रहा है, कितने OH देगा, ये 2 देगा। अब ये कौन है बताओ मेरे बच्चों, अकेला। मैंने बताया था ना, कुमारा है तो एलिमेंट है, शादी हो गई मॉलिक्यूल है, औलादे हो गई तो कंपाउंड है। बताया था पिछला लेक्चर देखना। मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर, तो किसी भी एलिमेंट का या एटम का एक्स फैक्टर उसकी वैलेंसी होती है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी लिखते हैं अपन, 2। ये वेरी 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 खतरनाक भयंकर, मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। पहले सोचो ये कौन है, ये तो कंपाउंड है या सॉल्ट है। कैसे पहचाना साहब आपने कंपाउंड है, अरे बताया था। पहले बताओ ये एसिड है क्या, ना HOH नहीं, ना बेस है, ना आयन है, ना एलिमेंट है। ये क्या है, एक कंपाउंड है। कंपाउंड का मतलब जानते हो ना, अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना हुआ। और किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड या सॉल्ट का एक्स फैक्टर, उस पर टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आप इसको तोड़ना चाहते हो तो तोड़ के देखो, बताओ इसके अंदर कितने, तो Al है, 2 Al है, कितने SO4 है, 3 SO4 है। अब इनके ऊपर चार्ज लगाना है, उल्टा पुल्टा करके चार्ज आता है। 3 तो जाएगा Al के ऊपर, और 2 जाएगा SO4 के ऊपर। आगे वाले पे हमेशा प्लस होता है, और अरे लग जा सीधा, नालायक ने बिगाड़ के रख दिया पूरा। हाँ जी, ये रहा, आगे वाले पे प्लस होता है, पीछे वाले पे माइनस होता है। तो बताओ, एक Al पे +3 है तो 2 Al पे कितना हो गया, +6। एक SO4 पे -2 है तो 3 SO4 पे क्या हो गया, -6। और मैंने बताया था किसी भी कंपाउंड या किसी भी सॉल्ट का एक्स फैक्टर टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। आपको इन दोनों में से किसी एक का लिखना है, चाहे इसका लिख दो चाहे इसका लिख दो। मैं 6 लिख देता हूं, ये हो गया m/6। m जानते हो ना, मोलर मास, इस पूरे का मास लिख देना। मास मैंने लिखा रखे हैं, एल्यूमिनियम का 27, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये पेपर वाला दे देता है आपको। मोलर मास कोई बड़ी चीज नहीं है। कॉपी करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया बच्चों, आगे चालत बा। चलो जी, अब आता है रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। क्या है आपका अगला हेडिंग, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। नॉर्मलिटी और मोलरिटी में आपको रिलेशन पढ़ना है। देखिए मेरे बच्चों, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी क्या होता है। किसी भी एक का फॉर्मूला आता है आपको, नॉर्मलिटी पढ़ रहे हो तो नॉर्मलिटी का तो आता ही होगा। नॉर्मलिटी इक्वल टू m/e इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ml में सॉल्यूशन का। इक्वलेंट वेट की जगह का लिखा जा सकता है मेरे बच्चों, मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर या एन फैक्टर इंटू 1000 अपॉन VmL। अब जरा इस पूरे को तमीज के साथ देखो मारे बच्चों, ये का बन गया आपका बताओ, m/m इंटू 1000 अपॉन V, मोलरिटी। क्या बन गई ये, मोलरिटी। और ये एक्स फैक्टर नीचे था जो किधर चल जाएगा, ऊपर। बराबर में क्या है आपकी, नॉर्मलिटी। तो क्या नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन आ गया क्या बच्चों, नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट भी ये आपके सवालों में आएगा। ये आपको मोलरिटी दे देगा, नॉर्मलिटी पूछ लेगा। इज दैट क्लियर, पहले कॉपी करो। और क्या, पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। हाँ, ये सारी चीजें अब आएंगी तुम्हारे पेपर में। हाँ, टाइम पास थोड़ी करना है।
चले आगे, चलो। हाँ जी, अब देखो मेरे बच्चों, अब कुछ काम की चीजें आएंगी इसके अंदर। कुछ आपको ऐसे एसिड या बेस दिखेंगे जो दिखने में तो ऐसा लगता है इसका एक्स फैक्टर इतना होना चाहिए, लेकिन इतना है। अरे असोर नो, वो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, हालांकि वो पढ़ोगे आगे, लेकिन लिखना और समझना अभी भी पड़ेगा आपको। एक्स फैक्टर, सम स्पेशल केस, सम स्पेशल केस ऑफ एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर के कुछ स्पेशल केस हैं जो आपको समझने भी हैं और आपको डायरेक्ट याद भी होने चाहिए। जैसे H3PO4, H3PO3, H3PO2, H3BO3। अब इनके अगर मैं एक्स फैक्टर की बात करता हूं तो दिखने में कितना लग रहा है? इसका 3, इसका 3, इसका 3, इसका 3, तो सारा दिखने में जैसा लगे वैसा ही हो जाता, तो फिर सबका ही सिलेक्शन हो जाता। तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ एक्स फैक्टर 3 है मतलब सही है, लेकिन यहाँ एक्स फैक्टर आपका होगा 2। कितना होगा मेरे बच्चों एक्स फैक्टर? इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 1 है, और सर ये क्या कर दिया आपने? तो ये खतरनाक है, आपके सिलेबस में है, एनसीईआरटी में भी है मेरे मुन्ना। और एनसीईआरटी में आपका मूल कंसेप्ट जो पहला चैप्टर है ना 11th क्लास का, उसमें पीछे कई सवाल भी हैं आपके इसके ऊपर, और यही आपके सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी है। अरे यस सर, नो सर। अब इसका रीजन क्या है? देखो, हालांकि रीजन अपन इसको पी ब्लॉक में पढ़ते हैं, और दूसरा अपन इसका रीजन अपन रेडॉक्स वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी पढ़ लो तो क्या पाप लग जाएगा क्या? देखो, इनकी स्ट्रक्चर आपको बनानी है। स्ट्रक्चर जनरली याद ही रखनी होती है, आप छोटी छोटी स्ट्रक्चर तो बना सकते हो, एक लुईस कंसेप्ट नाम सुना होगा, लेकिन वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। लुईस का जो कंसेप्ट था ना ऑक्टेट रूल वाला, वो पहले सही माना जाता था, बाद में उसमें गलतियां आने लग गई। कुछ छोटे मॉलिक्यूल पर उसे फॉलो किया जा सकता है, तो इसका तरीका आपको याद होना चाहिए, एमटीआर। देखो, जब भी आपसे स्ट्रक्चर पूछता है, आपके कौन कौन सी स्ट्रक्चर है? फास्फोरस के, एसिड, सल्फर के। मैंने बहुत एमटीआर बना रखा है, बिल्कुल चिंता मत करो। फास्फोरस वाला आपका कोई सा भी एसिड आ जाता है, तो सबसे पहले आप क्या किया करो, ऐसे बना के बैठ जाओ, ऐसे। दूसरा भी ऐसे ही है, ऐसे बना के बैठ जाओ। थोड़ा छोटा बनाओ क्या? ये लो, पहले वाले की ये बना दी। अरे ऐसे बड़ा गुस्सा आता है मेरे, जब मेरा टाइम खराब करता है ना कोई। ऐसे बना के बैठ जाओ, ऐसे तो बैठ जाओगे, फिर ऐसे बना के बैठ जाओ, इसकी भी ऐसे बना के बैठ जाओ। फास्फोरस वाला कोई सा भी एसिड आ जाए, आप तो ऐसे बना के बैठ जाया करो, ठीक है? अगला पॉइंट, अब जितनी ओ बच रही है वो लगा दो आप। साहब एक तो लगा दी आपने, 4 में से अब कितनी बच रही है? 1 2 3 लगा दी। अब जितने एच है वहां एच लगा दो, ये एच लगा दे, ये एच लगा दे, ये एच लगा। साहब यहाँ पे क्यों नहीं लगाई आपने एच? अरे इधर एच लगा दोगे, मान लो आपने ये एच लगा दी इधर, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? 1 2 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, तुमने 3 बना दिए, इसलिए यहां से आपको हटाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? आओ इस वाले का चेक करो, H3PO3, 3 में से 1 लग गया, अब बचा 2, 2 लगा दे। अब कितने एच सेट करने हैं? 3H, 3H लगा दो, 1 लगा दो, 2 लगा दो, तीसरा डंडे के लगा दो, इसके मत लगा देना, ठीक है? अब इधर आ जाओ, इसकी बात करते हैं। हाँ भाई, इधर आपके पास कितने ओ बच रही हैं? 2 में से 1 तो लगा दिया, 1 बच रही है, 1 लगा दो आप, ये लो जी। अब कितने एच हैं? 3 एच है,
तो 3 H लगा दो, 1 लो, 2 लो, 3 लो। अरे यस सर, नो सर, मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो इसका काम हो गया। अब एक्स फैक्टर क्या होता है? एक्स फैक्टर देखो, एक वर्ड पढ़ते हैं अपन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 3 एलिमेंट ऐसे हैं FON पूरी पीरियोडिक टेबल में, इनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है। तो ये क्या करते हैं, अपने साथ जो भी एटम जुड़े हैं उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के बॉन्ड को तोड़ देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या आपको यहां FON में से कोई नजर आ रहा है क्या? सब ये O नजर आ रहा है, ये O सब, वो भी तो O है, लेकिन ये किसका खींचेगा? ये तो डबल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में O के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, कैपेसिटी, टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। इन तीनों के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, जिसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, जो पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में आएगा। ठीक है, अब बताओ ये क्या करेगा? H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो H भाग जाएगा बेचारा। मान ले तुमने किसी रस्सी को पकड़ रखा, तुमने रस्सी खींच ली, तुम्हारी तरफ आ गई तो वो तो छूट गया, अलग हो गया। तो जिसका इलेक्ट्रॉन निकला है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बचे पे नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, बचे कुछ पे नेगेटिव। ऐसे इस पर देखो, इस पर नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो बताओ इसने कितने H प्लस दे दिए? 3 H प्लस दे दिए। इसने कितने H प्लस दिए हैं? इसने 2 दिए हैं। अब बताओ ये कितने H देगा? 1 देगा। तो सब P और H वाला इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा क्या? ना, क्योंकि P के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बहुत कम होती है और P और H दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट बराबर होती है, 2.1। आगे पढ़ोगे, अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी तो सिर्फ ध्यान रखो, FON से अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ी है तो ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ की, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, या बॉन्ड के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अलग हो जाता है। और जो जितने H प्लस देता है वो उसका एक्स फैक्टर होता है। तो ध्यान से सुन लो, यहाँ एक्स फैक्टर वो नहीं होता जो दिख रहा है, यहाँ एक्स फैक्टर वो है जो O से जुड़ी हुई हाइड्रोजन रिलीज होती है। तो याद कैसे रखें, जितनी जितनी O कम हो रही है ना, H3PO4 का कितना है? 3, 3 का कितना है? 2, H3PO2 का कितना है? 1। एक एक O से कम करते जाओ। 4 O है तो 3, 3 O है तो 2, 2 O है तो 1। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब H3PO3 ये सारे स्पेशल गैस हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। अब आपको सवाल कैसे पूछेगा अभी 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। अब H3BO3 का एक्स फैक्टर 1 क्यों होता है? इसको बोरिक एसिड बोलते हैं, इसके बारे में अभी अपन पढ़ने वाले। बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड, कुछ भी कह दो, ठीक है। पहले एक बार इसको कॉपी कर दो, बोरिक एसिड के बारे में अभी नीचे पढ़ेंगे। कॉपी कर लो, कॉपी। हो गया बच्चों? अब देखो, अब बात करते हैं अपन किसकी? बोरिक एसिड की। बोरिक एसिड क्या होता है? H3BO3, यही है ना मेरे बच्चों, H3BO3 है ना। इसको यूं भी लिखा जा सकता है BOH का होल थ्राइज, बात एक ही है। अरे यस सर, नो सर, हो गया ना। H भी 3 है, O भी 3 है, H भी 3, O भी 3, B 1 है, इसे BOH3। अब देखो कई बार जब पेपर में ऐसे दे दे मान लो, तो आधे से ज्यादा बच्चे तो उसे बेस मानकर सॉल्व कर देंगे, और वाह ये तो बेस है, OH है। अरे हर OH वाला बेस नहीं होता है। अरे ऐसा और नो बेस किसको बोलते हैं? जो OH देता है या H प्लस लेता है। अब बताओ B के साथ कितने OH जुड़े हुए हैं? B के साथ सब 3 OH जुड़े हुए हैं, 1 OH, 2 OH और 3 OH। अब इसका एक्स फैक्टर 1 क्यों है? इसका एक्स फैक्टर, अब इसका रीजन देखिए। बोरॉन अपन अच्छे से जानते हैं, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका।
भाई कोई भी चीज बनी है, कोई भी आपने दुकान खोली है, दो जनों ने मिलके तो साझा ही तो करोगे, शेयरिंग करोगे। इन दो जनों ने मिलके बॉन्ड बनाया तो शेयरिंग से बना है। एक बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब बताओ बी के पास टोटल कितने हो गए, इसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन गिनो। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कभी गलती से सुना हो ऑक्टेट रूल? हर मॉलिक्यूल, हर एटम या हर स्पीशीज अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहती है, क्योंकि जनरली जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो अपना कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के जैसा कर लेते हैं। इनर्ट गैस नाम सुना है? इनर्ट गैस ये 18वीं ग्रुप की हेमा मालिनी ने अरविंद कुमार की जिंदगी रंग दी, ये आपके इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने आउटर मोस्ट में लगभग सारे एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं, He को छोड़ के। वो बाद में बात करेंगे, मैं बता रहा हूं सिर्फ अभी। और जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। अब ये भी क्या चाहता है अपने आउटर मोस्ट में 8 करना, तो इसके आउटर मोस्ट में तो 1 2 3 4 5 6 ही हुए, तो 8 करने के लिए तो 2 की कमी पड़ रही है। तो ये क्या करेगा, अपने पास जो है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे मान लेते हैं OH माइनस, नाम सुना है कभी OH माइनस? यहां O के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं लॉन पेयर। O के पास क्या होते हैं मेरे बच्चों? लॉन पेयर होते हैं। लॉन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। तो ये क्या करता है, बोरॉन इस OH के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। मेरी बात समझ में आ रही है? किसके इलेक्ट्रॉन को? इस OH के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और खींचकर ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेता है, B OH OH OH। तो इसने इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा है और खींचने के बाद ये बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाम तो सुना होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। भाई इसने बताओ इससे शेयरिंग करी है क्या? इस बोरॉन ने इस OH से शेयरिंग करी है क्या कि इससे लिए हैं? तो तीर लिया है ना, इससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर कौन सा साइन आता है? माइनस का। कौन सा साइन आएगा? माइनस का। हाँ जी, इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके ऊपर कौन सा साइन आएगा? देखो उधर, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कोई फोन कर देता है, बार बार डिस्टर्ब कर देता है। ये इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है और लेने वाले पर, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर आता है माइनस का साइन। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ले रहा है, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तब एक बॉन्ड बनता है जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये चीजें आगे आएंगी, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूं कि क्योंकि देखो क्वेश्चन आपसे जरूर कोई ना कोई पूछ लेगा। अगर शेयरिंग करता तो सिंगल बॉन्ड बनता, लेकिन यहां शेयरिंग नहीं हो रही है तो ले रहा है, और जो लेता है तो ऐसा वाला साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? ये दे रहा है और ये ले रहा है। अब जरा देखो इसने, अब मैं वापस आपको एक डेफिनेशन बोल के बता रहा हूं एक्स फैक्टर की एसिड के लिए। एसिड का एक्स फैक्टर क्या होता है? दिया गया H या लिया गया OH। इसका नाम तो बोरिक एसिड है, तो बताओ ये H दे रहा है कि OH ले रहा है? कि साहब ये तो OH ले रहा है। OH कितना OH ले रहा है? एक OH ले रहा है, तो इसका एक्स फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये एसिड H प्लस देने वाला नहीं है, ये OH लेने वाला है। It is not a acid which donate H plus, whereas it accept OH minus to complete its octet। मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार इसको कॉपी करो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है, मैं यहाँ नीचे लाइन लिख देता हूं।
पढ़ लो लाइन को, समझ जाओगे मैंने क्या लिखा है। इट इज नॉट अ एसिड विच डोनेट H प्लस whereas it accept one OH minus ion to complete its octet, so its X factor is 1। ये लाइन जो है आपके पी ब्लॉक वाले चैप्टर में आती है, खतरनाक इंपॉर्टेंट लाइनें होती हैं ये। लेकिन मैंने कहा ना, ये अब आपका 10th नहीं चल रहा है, ये अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके बारे में आपने बोरिक एसिड का नाम तो सुना ही होगा। ये 10th नहीं है कि आप एक चैप्टर के अंदर एक ही चैप्टर से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। ये केमिस्ट्री है, आप जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, इसमें हर चैप्टर हर दूसरे चैप्टर से रिलेट करता है। यहां तक कि कई जगह केमिस्ट्री में ऐसी आएगी, या कई जगह फिजिक्स में ऐसी आएगी, कई जगह बायो में भी ऐसी आएगी, जहां तीनों सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेट करेंगे। बायो वाले भी कई जगह ऐसे कह देंगे कि ये आपको केमिस्ट्री वाले पढ़ाएंगे, ये आपको फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे। नाम सुना है बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल है, ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज, इनकी स्ट्रक्चर, वहां पूरी केमिस्ट्री घुस जाती है। अरे अजोर नो है, डीपीडी, ओपी, टीपी, टर्गर प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, अरे पढ़े है ना जूलॉजी बॉटनी के अंदर, केमिस्ट्री घुस जाती है उसके अंदर। तो हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, आपको सब कुछ पढ़ना है। ऐसे नहीं कह सकते कि यार ये तो हमारे है ही नहीं। आधे तो यूं भी सोचेंगे यार ये तो एनसीईआरटी में नहीं है। अरे सब कुछ एनसीईआरटी में है ये जब आगे पढ़ोगे ना आप चैप्टर में, आपको पता लग जाएगा। और ये तो आपने सर पढ़ा तो दिया मोल के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है? कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन एक दो क्वेश्चन करते हैं, देखो इससे नॉर्मलिटी और मोलरिटी का। अब देखिए, आपको क्वेश्चन देगा फाइंड नॉर्मलिटी। आपको नॉर्मलिटी निकालनी है। जैसे आपसे कहेगा 2 मोलर H3PO4, 1 मोलर H3PO3, 2 मोलर H3BO3। अपन अच्छे से अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने कि नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर। नॉर्मलिटी बराबर बताओ, मोलरिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 2, एक्स फैक्टर H3PO4 है तो एक एक ओ से कम करते जाओ, PO4 का 3, PO3 का 2, PO2 का 1, तो इसका एक्स फैक्टर कितना लिखोगे 3। तो बताओ यहां नॉर्मलिटी कितनी आ गई, 6 नॉर्मल। आप चाहो तो 6n लिख दो या 6 नॉर्मल लिख दो। इधर बताओ क्या लिखोगे, नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी कितनी है बताओ 1 इंटू एक्स फैक्टर 2, यानी कि कितना नॉर्मल हो गया, 2 नॉर्मल हो गया। इधर बताओ नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी कितनी है 2, H3BO3 बोरिक एसिड, इसका एक्स फैक्टर कितना लिखा था मैंने 1, तो कितना हो गया ये 2 नॉर्मल। अरे यस सर, नो सर, मेरी बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, कॉपी कर लो एक बार, कॉपी कीजिए कॉपी कीजिए कॉपी कीजिए। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। $29 ग्राम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 500 ml solution, then find normality of solution। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास दे दिया आपको 58। नहीं दे तो तुम ही निकाल लेना। मैग्नीशियम का जानते हो कितना होता है, 24 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का 1, 16 और 1 17, और 2 है तो इंटू 2 कर देना। ये आपका आ गया 17 दूना 34 और 24 कितना हो गया 58 हो गया, 58 हो गया।
ठीक है। अब आपको इसमें सवाल में पूछा क्या है पहले बताओ, नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करने की कही है, एम बाय ई इंटू 1000 अपॉन वी, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। बताओ मास कितना है, गिवन मास साहब 29। इक्विवेलेंट वेट क्या लिखते हो, मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर, यही लिखते हो ना, इक्विवेलेंट वेट मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। मोलर मास दे रखा है क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पूरे मोल का मास सब दे रखा है ना 58 अपॉन एक्स फैक्टर। अब एक्स फैक्टर ढूंढो यार, ये तो बेस है और बेस का एक्स फैक्टर 2 देगा, 2 हो गया यानी 29। तो इक्विवेलेंट वेट हो गया 29 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का 500 ml, 5 दे रखा है ml, ये अब काटो तुम्हारा, ये कट गया, ये 1000 2 बार कट गया, तो आंसर है 2 नॉर्मल या 2 कैपिटल N, 2 नॉर्मल का सॉल्यूशन है। शायद समझ में आ गया होगा, इज दैट क्लियर? जरा कॉपी कर लो मेरे बच्चों, कॉपी। हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं जी। अब देखिए अलग अलग नॉर्मल सॉल्यूशन होता है, जैसे आपसे कहेगा नॉर्मल, क्वेश्चन में मिलेगा आपको नॉर्मल सॉल्यूशन, एक मिलेगा देसी नॉर्मल सॉल्यूशन, एक मिलेगा सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, मिली नॉर्मल सॉल्यूशन, मिली नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, पेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, पेंटा नॉर्मल सॉल्यूशन, इस तरीके से आपको मिलेंगे। अब देखो नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, आपको ऐसे मिलेगा कि देसी नॉर्मल सॉल्यूशन, सवाल में मिलेगा देसी नॉर्मल सॉल्यूशन, तो आपको पता होना चाहिए देसी नॉर्मल का मतलब क्या होता है। तो देसी नॉर्मल का मतलब क्या होता है, सेंटी का मतलब क्या होता है, पेंटी का मतलब क्या होता है। देखो नॉर्मल का मतलब एक नॉर्मल सॉल्यूशन, देसी, देसी नाम से लग रहा है 10 सा लग रहा है, 1/10 नॉर्मलता वाला सॉल्यूशन। सेंटी 1/100 नॉर्मल सॉल्यूशन, मिली 1/1000 नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी, सेमी का मतलब आधा होता है ना, 1/2 नॉर्मल सॉल्यूशन, पेंटी नाम से लग रहा है 1/5 नॉर्मल सॉल्यूशन, पेंटी में नीचे आता है, पेंटा में ऊपर आएगा 5 नॉर्मल सॉल्यूशन। आपको ये पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन मिलेगा डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, तो आपको पता लग जाना चाहिए, मतलब ये नॉर्मलिटी कितनी दे रखी है 1/10, यानी कि आपको सवाल में नॉर्मलिटी 1/10 यानी कि 0.1 दे रखी है नॉर्मलिटी। इज दैट क्लियर? तो ये आपको आना चाहिए, सेमी क्या होता है, सेंटी क्या होता है, मिली क्या होता है, पेंटी क्या होता है, डेसी क्या होता है, डेका क्या होता है। ठीक है, कॉपी करो पहले इसको। हो गया? अभी खत्म नहीं हुआ है नॉर्मलिटी, बस ये है कि अपन लगभग खत्म कर चुके। ठीक है, अभी और आएगा आगे, लेकिन पहले अपन पूरी कंसेंट्रेशन टर्म पढ़ लेते हैं, फिर ये वापस आएगी, ये कंसेंट्रेशन टर्म वापस आएंगे। ठीक है, अब ये चैप्टर आपका ज्यादा बचा भी नहीं है, 3 से 4 लेक्चर मान लो आप, 4 लेक्चर या 5 लेक्चर में ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो जी, अपन ने देखिए कंसंट्रेशन टर्म के अंदर कितनी चीजें पढ़ ली, 2 खतरनाक बड़ी बड़ी, ये 2 बड़ी है बस। मोलरिटी वो तो फिर भी ज्यादा बड़ी नहीं है, नॉर्मलिटी दिख ही रही है। ठीक है, अब आता है तीसरा मोलालिटी। कौन सा पॉइंट आता है मेरे बच्चों, तीसरा पॉइंट मोलालिटी। देखिए इधर मोलालिटी,
मोलालिटी, इसे डिनोट कहां से करते हैं, एम से। देखिए मोलालिटी क्या होती है, मोलारिटी क्या होती है, इसके बारे में अपन अभी बात करते हैं। इन दोनों में रिलेशन या डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो आप मोलरिटी की डेफिनेशन बोलो। मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब 1 लीटर हटा दो, 1 किलोग्राम लिखो। 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन में से सॉल्यूशन हटा दो, सॉल्वेंट लिखो। वही डेफिनेशन लिखो जो आपको मोलरिटी की लिखनी है, पहले तो वो लिखो आप। तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। लेकिन मैं मोलरिटी नहीं पढ़ा रहा, मैं लिख रहा हूं मोलालिटी। अब जब मोलालिटी लिख दिया तो आपको अब कुछ हटाना पड़ेगा। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हटा दो और उसकी जगह क्या लिख दो, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्या लिखोगे, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आ गई होगी मेरी बात समझ में, ये आपको याद होना चाहिए, सॉल्वेंट। ये डिफरेंस है बस। वहां आता है 1 लीटर सॉल्यूशन, यहां आता है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए मोलरिटी में आप फॉर्मूला क्या लिखते थे, एन जो सॉल्यूट का लेते थे ना आप, यहां भी तो सॉल्यूट का है, अपॉन वी। अब वी थोड़ी है, यहां पर तो मास आ गया, एन अपॉन डब्लू। लेकिन डब्लू का में लिया है, केजी में, लेकिन किसका लिया है, सॉल्वेंट का। अब बताओ अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो मोल पर केजी हो गई, मोल पर केजी। यहां आप बात कर रहे हो मेरे बच्चों किसकी, मोलैलिटी। और मोलैलिटी की जो यूनिट होगी तो क्या लिखोगे, ऊपर मोल और नीचे केजी। और वहां लिखा था आपने मोल और नीचे वॉल्यूम था तो लीटर। अरे ऐसा और नो, आप चाहो तो इसे और आगे बढ़ा लो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। एन की जगह क्या लिख सकते हो, एम बाय एम इंटू 1000 अपॉन वी एम एल। वी एम एल की जगह क्या लिखोगे, डब्लू ग्राम। अब देखो मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, तीनों के फॉर्मूले लगभग आपको एक जैसे लग रहे होंगे। अब वापस बोलो, मोलरिटी का फॉर्मूला आपने क्या लिखा है, मोलरिटी का अभी देखते हैं। मोलरिटी का m बाय m इंटू 1000 अपॉन v सॉल्यूशन का। नॉर्मलिटी का क्या लिखा है, m बाय e इंटू 1000 अपॉन v। मोलरिटी का क्या लिख रहे हो, m बाय m इंटू 1000 अपॉन w। छोटा छोटा सा चेंज हो रहा है। मोलरिटी में तो आप यहां क्या लिखते हो, m, नॉर्मलिटी में e, और मोलरिटी में यहां आता है w। अब बताओ इसमें कहीं v नजर आ रहा है क्या, v। और अपन अच्छे से जानते हैं कि टेम्परेचर से वॉल्यूम चेंज होता है किसी भी चीज का, जनरली चाहे सॉलिड का हो, चाहे लिक्विड का हो, चाहे गैस का हो। गैस का तो भयंकर चेंज होता है, सॉलिड में भी बहुत कम चेंज होता है। लेकिन अब देखो जब कुछ बच्चे चुपचाप बैठे हुए, मान ली क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, कमरा बहुत बड़ा है, 100 बच्चे आपस में चिपक चिपक के बैठे, मैंने सबके नीचे गरम गरम चिमटा लगा दिया, ये टेम्परेचर बढ़ा दे, तो बच्चे बताओ पास बैठेंगे दूर खिसक जाएंगे, तो वॉल्यूम बढ़ गया, नहीं बढ़ा। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन कम हो जाता है, मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं। बच्चे जो आपस में चिपके पड़े थे, मैंने गरम गरम चिमटा लगा दी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, अट्रैक्शन कम हो गया, दूर दूर चले गए, वॉल्यूम बढ़ गया। टेम्परेचर से वॉल्यूम चेंज होता है, और अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो वो आपकी जिसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है वो यूनिट भी चेंज हो जाएगी। जैसे मोलरिटी में वॉल्यूम आता है ना, एम बाय एम इंटू 1000 अपॉन वी। नॉर्मलिटी में वॉल्यूम आता है एम बाय ई इंटू 1000 अपॉन वी। तो बताओ क्या नॉर्मलिटी और मोलरिटी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, यस सर, बिकॉज वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। क्या मोलरिटी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ना, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम है ही नहीं। तो इस लाइन को लिख लीजिए, नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। मैंने पहले भी लिखा दिया, फिर लिखा देता हूं, ठीक है, यहां लिख देता हूं, नॉर्मलिटी, मोलरिटी affected by temperature due to presence of वॉल्यूम। आ गई मेरी बात समझ में। पहले हेडिंग डाल लो मोलरिटी की, और एक जो बोर्ड पे लिख रखा है उसे कॉपी कर लो।
हो गया? चलो, इतना पढ़ लिया। अगली क्लास में जब आओ बहुत तमीज से पढ़ के आना भैया। अगली क्लास में फिर पूरा रिवाइज होगा, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोललिटी, और अगली क्लास में कंसंट्रेशन टर्म आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है? अब अपन इस चैप्टर को खत्म होने के कंडीशन पे पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी कई चीज बाकी है। अरे असोर नो, ठीक है? एनसीईआरटी के केवल पन्ने मत गिनना यार, एनसीईआरटी में तो यही है, एनसीईआरटी इतनी महान बुक है, वो एक लाइन लिख देती है कि पप्पू दुकान गया था, अब क्यों गया, क्या लेने गया, क्या खरीद के लाया, कितने पैसे के लाया, क्यों लाया, ऐसे कैसे लिया, वो सारे उसके अंदर है। एनसीईआरटी कहती तो था यार, लिख तो रखा पप्पू दुकान गया था, बाकी सारी चीजें क्यों गया, रीजन क्या है, वो तो अपन पढ़ रहे हैं। अरे सर नो सर, तो सब कुछ आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी अगली क्लास में देखते हैं।